स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खास पेशकश मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मतभेद के बीच एक बड़ी अटकल चल रही है। अटकल ये कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार के बीच कल अहमदाबाद में कोई मीटिंग हुई। एनसीपी ने मुलाकात का खंडन किया है। एनसीपी का कहना है कि मुलाकात की खबरें गलत हैं। शरद पवार कल मुंबई में थे, गुजरात दौरा पहले से प्लान था। उधर अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर अटकलों को हवा भी दी कि हर बात को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शाह ने यह बयान पवार से मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल पर दिया। दरअसल ये चर्चा थी कि कल शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल अहमदाबाद में थे और एक फार्म हाउस में अमित शाह के साथ उनकी 40 मिनट तक बातचीत हुई। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। सर अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। और प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं लाइव इस मुलाकात और इसके चलते पैदा हुई अटकलों पर। प्रीति, एक तरफ तो एनसीपी साफ इनकार कर रही है, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि हर बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। आखिर क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो साफ है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर से गाड़ी मिलाई है, उसके बाद जो है सीधे आरोप लग रहे थे सचिन वाजे और शिवसेना के रिश्तों के बीच में। लेकिन उसके बाद में जब से परमवीर सिंह ने पत्र लिखा, उसके बाद में जो है एनसीपी जो है कटघरे में आ गई है। अब इसी बीच में जिस तरीके का जवाब दिया है अमित शाह ने, यानी कहीं ना कहीं जो है ये जो अटकलें लग रही थी उसको बढ़ावा मिला है। और आज जिस तरीके से सामना में संजय राउत ने अनिल देशमुख के खिलाफ लिखा है, उससे साफ तौर पे है कि शिवसेना जो है एक बार फिर से अनिल देशमुख के सामने खुलकर विवादों में उतर गई है। जिस तरीके से सामना में लिखा गया कि वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है, इस तरह की बातें लिखी गई। और उसके बाद में ये खबर आती है कि कल जो है अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फार्म हाउस में अमित शाह और शरद पवार की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में कई सारी अटकलें लगने लगी और जिस तरीके का जवाब आज अमित शाह ने दिया है उससे साफ तौर पे है कहीं ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। जी हाँ, दरअसल गृह मंत्री ने सार्वजनिक न करने की बात कहकर बातों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बयान से तमाम अटकलों को हवा भी लगी। बहुत शुक्रिया प्रीति सोमपुरा। नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आगे भी आएंगे। और अब जिस मैरिज बैंक्वेट हॉल्स में है तो आप 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 50% को जो कैपेसिटी होगी उसको रिड्यूस किया गया है। सीधी तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई फ्यूनरल गैदरिंग्स है तो उसमें 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 6 दिनों में 800 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स दिल्ली के अंदर नए बने हैं, जहां पर 2 से ज्यादा कोविड-19 के मरीज इकट्ठे हुए हैं और ये संख्या कोविड-19 कंटेनमेंट जोन्स की 1500 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जो वाकई में चौंकाने वाली है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। कुछ छोटे से आंकड़े से आपको कोरोना की भयावहता या डर समझा देना चाहता हूं, और बहुत छोटे आंकड़े हैं। अगर हम 15 अक्टूबर की बात करें तो करीब 63,000 मामले 15 अक्टूबर 2020 को आए थे। और आज अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 63,000 का आंकड़ा छू रहा है। यानी इन 5 महीनों में ये स्थिति यहां पर हो गई है। और इस बीच में केवल 15 फरवरी का दिन था जब पूरे देश में 11,201 मामले आए थे। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित साहब, आयुर्वेदाचार्य हैं, मेंबर गवर्निंग बॉडी आयुष मंत्रालय। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी मेरे साथ डीजी एएचपीआई इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला सवाल डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल आपसे ही लेना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो मामले हैं कोरोना के वो उसी ऊंचाई पर जा रहे हैं जिस ऊंचाई पर देश में डर का माहौल व्याप्त था। हालांकि 15 फरवरी को सबसे नीचे आए थे पूरे देश में। वजह क्या हो सकती है? और वजह इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि न केवल संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, वहीं जो लोगों की मौत हो रही है वो भी आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, देखिए, जब भी सेकेंड वेव आएगी तो वो पहले से जल्दी आएगी, ज्यादा तेज आएगी
बढ़ जाएगी। पिछली बारी हमें 1 लाख क्रॉस नहीं किए थे, इस वेव में 1 लाख क्रॉस करने की उम्मीद है। पिछली बारी जो केसेस 28 दिन में आए थे उतने 15 दिन में आ गए, यानी कि डबल है। मोर्टेलिटी हाउएवर इसकी आधी है। पहले इस टाइम पे 600 लोग रोज के मर रहे थे, अभी 300 के करीब मर रहे हैं। इसका मतलब है मोर्टेलिटी कम है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। जब भी ऐसा होता है तो 2 चीजें देखी जाती हैं। एक, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों का, लोगों ने जो सावधानियां हैं वो कम कर दी। दूसरा, नया वायरस आ गया है। अभी जो नया वायरस भारत में आया है इसे नोवल म्यूटेशन बोला गया है। 6 जो 484 और 452 है, ये दोनों हमारे ताले की चाबी के जो हिस्सा ताले में लगता है वहां के 2 म्यूटेशन हैं जिससे ये बीमारी तेजी से फैलेगी। अगर सचिन तेंदुलकर को, जो कि हमेशा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, यानी कि एक ऐसे बबल में रहते हैं, बायो बबल में, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप सोचते हैं किस तेजाई से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा होगा। इस वक्त में क्योंकि मोर्टेलिटी कम है, केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। इधर से केसेस बढ़ रहे हैं, उधर से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, तो म्यूटेशन भी बढ़ेंगे। मुझे नहीं आश्चर्य होगा कि इस वक्त में कम से कम 4 डिफरेंट वायरसेस फैल रहे हों। एक वायरस जो 484, 452 है, एक वो वायरस जो यंग एज में ज्यादा सीवियर निमोनिया कर रहा है, एक वो वायरस जो ई जीन टारगेट फेलियर कर रहा है, एक वो वायरस जो ज्यादा डायरिया कर रहा है। सो जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायरस म्यूटेट करेगा। अगर उसको जिंदा रहना है तो वो म्यूटेट करेगा। लकीली अभी जो हमारे वायरस में म्यूटेशन है वो एनटीडी का मतलब है वो पोर्शन वायरस का जो चाबी को घिस के मास्टर चाबी बनाता है। जो मास्टर चाबी बनाने वाला हिस्सा है उसमें भारत में म्यूटेशन नहीं है, वो सिर्फ यूके वाले वायरस में म्यूटेशन है, ना साउथ अफ्रीका वाले में, ना ब्राजील वाले में। इस वक्त में ब्राजील वाले में भी दो डबल म्यूटेशन है और भारत वाले में भी डबल म्यूटेशन है, लेकिन ब्राजील में मौतें भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसका मतलब है हमारा जो वायरस हमारी कंट्री में है तेजाई से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी कम है। सरकार सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है, आपको समझा सकती है, बचाना मेरी जिम्मेवारी है। आंसर यह है कि वो सारे लोग जिनको कोविड नहीं हुआ है या वैक्सीन नहीं लगा है वो अपने आप को बचा के रखें। जिन लोगों का एक वैक्सीन लगा है दूसरा नहीं लगा, उस पीरियड में भी उनको कोविड होने की पूरी संभावना है। याद रखिए, 2 वैक्सीन के बीच में 2 मास्क लगाएं, नहीं तो आपको कोविड होने की संभावना पूरी है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज पूरी नहीं बनेंगी। अगर 2 वैक्सीन के बीच में आपकी एंटीबॉडीज पूरी नहीं बनी और आपको कोविड हो गया तो म्यूटेशन फर्दर होने के पूरे चांसेस हैं। पूरे चांसेस हैं। आपने बहुत आसान शब्दों में चीजों को समझाया और उस चाबी की भी आपने बात की और आपने बताया कि यूके वाला जो वेरिएंट है उसके जरिए खतरा हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि यूके के वेरिएंट भी भारत में मिले हैं। और इस पर मैं आपसे और जानकारी चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त स्वास्थ्य क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं और वो कहीं बेहतर हमारे तमाम दर्शकों तक बातें पहुंचाएं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने सुना इस वक्त डॉक्टर के अग्रवाल ने किस बेहतरी के साथ बातों को सामने रखा। कहीं बहुत उन्होंने ये इशारा किया कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के कम हैं और लापरवाही के ज्यादा हो सकते हैं। क्या यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वायरस है, जिस तरीके से वायरस के कई वेरिएंट हैं, क्या इस वायरस की ऐसी प्रकृति है? और दूसरा इसमें ये चीज जोड़ दूं मैं कि अभी इस वक्त जो काल चल रहा है ये ट्रांजिशन काल की तरह है, 2 मौसम आपस में बदल रहे हैं। क्या ये वजह है कि वायरस बहुत ज्यादा एक बार फिर से खतरनाक हो रहा है भारत में? लोगों में एक नीरसता आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पेंडेमिक फटीग।
लोग थक जाते हैं कि हम 1.5-2 साल से यही बात सुन रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो लोगों के अंदर एक नीरसता आ जाती है और इसकी वजह से अक्सर देखा गया है इतिहास में भी कि जो सेकेंड वेव होती है वो ज्यादा घातक होती है। और वहीं अब आप देख भी रहे हैं, अगर पिछले साल की ही बात करें राजीव जी, तो जब 60,000 मामले भारत में थे तब लोग बहुत ज्यादा संयम के साथ थे, लोग बहुत डरे हुए भी थे, लोग लगातार कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे। और आज जब रोज 60,000 मामले आ रहे हैं तो लोग बेफिक्र है, किसी को चिंता नहीं है, हर कोई यही सोच रहा है कि कोरोना, अब क्या कोरोना से डरना। तो वो जो एक डर हमारे मन से कोरोना का निकल गया है वही हमारे लिए घातक हो रहा है। उसी की वजह से हम लापरवाही कर रहे हैं और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है। देखिए, मास्क के लिए भी हमने पिछले साल भी लोगों को जब मास्क के लिए अवेयरनेस फैलाई थी तब ये बात समझाई थी कि अगर एक व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमता है और उसे कोरोना का संक्रमण है तो वो 406 और लोगों को 30 दिन के अंदर कोरोना फैला सकता है। वहीं अगर वही व्यक्ति मास्क पहने तो केवल 15 लोगों को खतरा रहेगा उससे कोरोना होने का, और अगर वो मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी करे तो केवल 2 लोगों को खतरा रहेगा उससे कोरोना होने का। तो ये जो हमने तरीके बताए, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं कोरोना से लड़ने की, जो सोशल वैक्सीन है, इसकी हमें आज भी उतनी ही जरूरत है। जरूर वैक्सीन आ गई है और लोगों को बढ़ चढ़कर वो वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन अभी हम उस लेवल तक पहुंचने में हमें वक्त लगेगा जब हम इतने लोगों को वैक्सीन दे दें कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच जाएं। उसमें वक्त है, तब तक हर किसी को जरूरी है कि सोशल वैक्सीन का पालन करें और वो हमारे अपने हाथों में। अगर हम खुद मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अगर हम क्लोज स्पेसेस में नहीं जाएं, अगर हम लोगों का जमावड़ा एक जगह पर नहीं करें तो हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। वरना जिस तरह से अब म्यूटेशंस भी आ रहे हैं, और देखिए म्यूटेशंस भी तब ज्यादा आते हैं जब ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं, तो हम खुद ही उसे न्योता दे रहे हैं। और हम खुद क्योंकि उसे न्योता दे रहे हैं, तो जब ये स्ट्रेन्स आएंगे और इतनी ज्यादा जीनोमिक सैंपलिंग भारत में हो भी नहीं पाएगी, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो फैल रहे होंगे इस वक्त। तो बहुत जरूरी है कि खुद हम कंट्रोल रखें। लेकिन डॉक्टर स्वाति, सवाल यही है कि उस एसएमएस का पालन आखिर लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सदस्य आयुष मंत्रालय, मेंबर गवर्निंग बॉडी। डॉक्टर दीक्षित, क्या ये जो मौसम है, क्या ये वायरस को मदद कर रहा है जिसके चलते आंकड़े बढ़ रहे हैं, या मैं इस बात को मानूं कि हमारे देश में लोग अब लापरवाह ज्यादा हो गए हैं और वो कोरोना को लेकर वो गंभीरता, संजीदगी अब नहीं बची है? देखिए, इस मौसम का तो बहुत बड़ा रोल है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी पेंडेमिक डिजीज आती है और हम अपने पुराने इतिहास को देखें तो उसके फेज आते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर चेंज जो हो रहा है सीजन, ये उसमें आग में घी का काम कर रहा है। और जिस प्रकार से डॉक्टर के अग्रवाल जी ने अभी हमारे साथ शेयर की बातचीत कि वो म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन जब होता है तो वो कई बार बहुत घातक भी होता है। ऐसे में 2 चीजों को मैं यहाँ बताऊंगा जब सावधानी रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक पक्ष तो है ही जिसको आपने एसएमएस नाम दिया, लेकिन दूसरा और है कि घर में रूटीन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके वातावरण को हमारे अंदर न जन्म लेने दें। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कॉमन लोग करते हैं जिससे हमें बचा जा सकता है। जैसे लंग्स को इन्फेक्शन से ज्यादा जल्दी कैच कराने वाली चीजें क्या है? तो फ्रिज से निकला हुआ दही, फ्रिज का ठंडा पानी, फ्रिज से निकली हुई सब्जी, दोबारा गर्म की हुई सब्जियां, ये हमारे को इन्फेक्शन जल्दी लाने का कारण बनती है। एक चीज ऐसे ही रात के समय खाने वाली आइसक्रीम, अभी वायरस थोड़ा भी आया, हमारी इम्यूनिटी ने इस पर अटैक किया और उसको खत्म भी किया, लेकिन अगर हमने ऐसे काम कर लिए जो मैं और शेयर करने वाला हूं, तो वो जल्दी भी आएगा, घातक भी होगा। जैसे जुकाम होने पर अगर शाम को दही खा लो तो उस दिन आपकी हालत खराब होनी ही है, कोई बचा नहीं सकता। इसी तरह से बासी रखा हुआ भोजन है, पुराना रखा हुआ भोजन है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड हैं, जंक फूड है, ये चीज वायरस को और ज्यादा वातावरण पैदा करती हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कपिल अपने सचिन तेंदुलकर एक निश्चित वातावरण में रहते थे, फिर भी उनको हो गया, इतनी सुरक्षा रखते थे फिर भी उनको हो गया जी। कैसे कॉमन मैन उससे बच सकता है? तो 3 उपायों के अलावा भी घरेलू खान पान अभी बच्चों में बहुत बड़ी तादाद में बढ़ना शुरू हो गया है। और कॉमन बच्चा ठंडी चीजें खाता है, चॉकलेट अधिक खा रहा होगा, फास्ट फूड जंक फूड अधिक खा रहा होगा, फिर इससे निकला हुआ पानी, अभी मौसम बदल रहा है तो ये सारी चीजें कर रहा होगा। इसकी ध्यान रखने की चीज है। और साथ ही साथ कॉमन घर के लोगों को, जैसे हमने पीछे सावधानी रखी थी
गर्म पानी रात को पीते थे, सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, नाक में 2 बूंद कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, लिक्विड थोड़ा रहने से एक निश्चित समय तक नाक में और गले में उस चीज को रोका जा सकता है, वायरस को रोका जा सकता है। जी। हाथों की सफाई, इन सब चीजों को ध्यान करेंगे, मृत्यु दर भी कम कर देंगे और इन्फेक्शन का कारण भी कम हो जाएगा। पर क्योंकि वेव है, सजग रहना बहुत आवश्यक है। मैं और भी आपसे इस पर सवाल पूछूंगा। डॉक्टर डीजी गिरधर ज्ञानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डीजी एएचपीआई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या वजह है डॉक्टर ज्ञानी कि अचानक ये आंकड़े फिर उसी स्तर पर जाने लगे हैं? मौसम की बात मैंने कर ली क्योंकि सर्दी से और गर्मी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल कुछ इस तरह की हवा थी कि ये जो वायरस है गर्मी में आते ही कमजोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। आज उसी दौरान में, उसी ट्रांजिशन टाइम में ये वायरस बूम कर रहा है, बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। कहां गलती हो रही है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, आपको हमारे जो विशेषज्ञ मानता हूं मैं, डॉक्टर के अग्रवाल को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। और ये जब हमारे यूके का वेरिएंट यहाँ पे आया था, तब ये बात उस समय बता दी गई थी कि ये वेरिएंट जो है ज्यादा घातक है, स्प्रेड ज्यादा होगा इसका, वैसे ये कमजोर है। ये बातें तब भी जहाज की सबको पता था उस समय। लेकिन जो बड़ा रेलेवेंट पॉइंट, देखिए मौसम का तो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि गर्मी का इससे तो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। एक तीसरी बात में मैं कहना चाहूंगा जो हम लोग शायद नहीं बता पा रहे हैं कि ये वायरस दोबारा नहीं आया है। वायरस कहीं मरा थोड़ी था, वायरस कहीं गया थोड़ी था, वायरस तो वही है जो पहले था, वो अभी भी है। सिर्फ म्यूटेंट्स नए आ गए हैं, उनका डेफिनेटली इफेक्ट है। लेकिन जो मेन इफेक्ट ये है इसका कि वायरस वही का वही था, हम सावधान थे लेकिन थक गए, थोड़ी सी असावधान हो गए, और इसलिए आप देखेंगे कि ये दोबारा से स्प्रेड हो रहा है। देखिए, मैं इस समय 11,000 हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता हूं और हमने प्रधानमंत्री की ऑफिस के 12 दिन से हम लगातार संवाद में हैं कि आपका एक ही तरीका है कि आप वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाइए। हमने डेटा सारे उनको दे दिए हैं कि कितने। देखिए, बॉम्बे में इस समय सिर्फ 60 प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउ किया गया है सरकार द्वारा, बहुत ही कम है ये। हमारे बंबई में 1000 अस्पताल हैं जो कि वैक्सीनेशन दे सकते हैं। किसी कारणों की वजह से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये अलाउ नहीं कर रही है। जो डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 लाख वैक्सीन यूएसए दे रही है एक दिन के अंदर। भारत इतना बड़ा देश है, तो सिर्फ 22 लाख वैक्सीन पर डे दे रही है। इसके चलते हुए हमें 2.5 साल लगेंगे हम अपनी 75% पॉपुलेशन कवर करने में। तो ये एक सबसे बड़ी जरूरत है इस समय कि एक तो पब्लिक को सावधान किया जाए, भैया सब वैक्सीन के लिए जाओ, और दूसरा हमें इसको ओपन करना है फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब इसके लिए क्या हमें लॉजिस्टिक बनानी है, वो सरकार का काम है। हमारी तरफ से हम सब तैयार हैं, 11,000 हॉस्पिटल हमारे तैयार हैं। लेकिन ये समझ में साफ आ गया आप लोगों की बातों से, और मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि आप तमाम एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के। आप लोगों की बातों से इशारा मिल रहा है कि हम इस वक्त लापरवाही के आंकड़े बढ़ा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की बात है, लॉकडाउन की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बात हमारी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार अपने एक्सपर्ट से जारी है। जवाब इस बात का कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके चलते एक बार फिर से कोरोना के मामले उसी रफ्तार, उसी तेजी से बढ़ने लगे हैं। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है और उस खास पैनल में पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, सदस्य आयुष मंत्रालय, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डीजी एएचपीआई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। जैसा इससे पहले डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने एक बात कही थी कि हम जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 2.5 साल का वक्त लगेगा। और जो आंकड़े मैं देख पाया, आज की डेट तक करीब 6 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाई है। 2 महीने या 2.5 महीने के बीच का कुछ अंतराल है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2.5 से भी ज्यादा साल लगेंगे। क्या वैक्सीनेशन एक हल हो सकता है हमको कोरोना फ्री भारतीय समाज दिलाने में? देखिए, इस वक्त में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव मिला के हमारे 40 से 50% लोगों को कोविड कर देगी। अगर भारत चाहे तो वो सीमित कर सकता है कि पहले हम उन लोगों को लगाएंगे जिनको ना कोरोना हुआ है और ना अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। उसमें अगर आप 20% लोगों को, यानी कि 20 करोड़ भी अगर आप पहले वैक्सीन लगा देते हो तो आपका काम बन जाएगा।
तो पहली तो मेरी सोच ये है कि मिनिस्ट्री के साइंटिस्ट को सोचना चाहिए, आज की डेट में पॉलिसी शुड बी जिनको नहीं लगा है उनको पहले लगाएं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर में जो सरकार की पॉलिसी है उसके अंदर में अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, मारकाट होगी, हर सेंटर में लोग दोपहर, जैसे दिल्ली में कहा है 3 और 9 बजे के बीच में आप ऑन द स्पॉट जाके लगवा सकते हैं, और नंबर ऑफ सेंटर्स नहीं बढ़ाए तो फिल्म की तरह, टिकट की तरह ब्लैक होगी। ब्लैक मतलब वहां पे लोग खड़े होंगे कि वो बोलेंगे 10 वैक्सीन है और 100 लोग खड़े हुए हैं, तो धक्का मुक्की होगी, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए। अगर सक्सेसफुली सरकार 45 साल के ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से लगाना चालू कर देती है और प्रैक्टिशनर्स को अलाउ कर देती है, गिरधर ज्ञानी जी को इन्वॉल्व कर लेती है और दिन भर वैक्सीन लगे और जगह जगह कैंप्स हो वैक्सीन के जहां डॉक्टर जाके बैठ जाए, एक एम्बुलेंस साथ में हो और एक डॉक्टर हो कि कोई सीरियस हुआ तो उठा के ले जाए, एड्रीनलिन सबके पास में रेडी हो, तो यस इट इज पॉसिबल टू रैपिडली गिव वैक्सीन। फर्क सिर्फ आज की डेट में अगर हम 45 साल के ऊपर के लोग हमारी कंट्री में 30 से 50 करोड़ लोग हैं, इनको अगर आप रैपिडली लगाते हो तो हमने जंग जीत ली। जिन लोगों को बच्चे हैं उनको अभी लग नहीं रहे, वो 30 करोड़ के करीब हैं। औरतें वैसे भी जिनकी उम्र औरतों की 45 साल से कम है उनको रिस्क नहीं है। 45 साल से कम अगर आदमी हो आप, या कोमॉर्बिड औरतें हो या कोमॉर्बिड बच्चे हो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट के पास में लोकल अपने डीसी के पास जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डीएम के पास जा सकते हैं और उनसे परमिशन लेके वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार की तरफ से इन्होंने तो अपनी एक बाजी खेल ली कि 45 साल के बाद में सब लोग जाके लगवा लो, और अब नंबर ऑफ सेंटर्स अगर वो बढ़ा देते हैं, 12 करोड़ इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, 10 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट से और 2 करोड़ बायोटेक से। अब पब्लिक के ऊपर में है कि वो जाके इंजेक्शन लगवाए। जो वैक्सीनेशन की जो साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो जी, अगर कोई भी इंसिडेंस 10,000 से कम होता है उसे वेरी रेयर बोलते हैं। यस, साइड इफेक्ट्स आर अकरिंग बट दे आर वेरी रेयर, क्योंकि जो इंसिडेंस साइड इफेक्ट्स का है वो लेस देन 1 पर 10,000 है। लेकिन WHO ने बड़ा क्लियर कट कहा है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, बेनिफिट इज मोर देन द रिस्क। वो लोग जो कोमॉर्बिड है, सिवियर, वो अपने आप को इवैल्यूएट करवाएं अपने डॉक्टर से, रिस्क ज्यादा है तो रिस्क को कम करें और वैक्सीन लगवा लें। जी, वैक्सीन सबके लिए है, अगर आप नॉर्मल रिस्क हो वैक्सीन लगवाइए, हाई रिस्क है आप अपने डॉक्टर से बात करके अपना रिस्क कम करवा के आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं 1 अप्रैल से, मेरे को नहीं लगता कि पिछली स्पीड की तरह वैक्सीन लगेंगे। अभी जो वैक्सीन लगेंगे वो तेजाई से लगेंगे क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत होगा कि मुझे वैक्सीन लगाओ। ठीक है डॉक्टर, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन की इस नंबर को अचीव करेंगे, कहीं बहुत पूरी सोसाइटी को सेव करते जाएंगे। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डीजी AHPI मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्ञानी, क्या हम एक अलग लॉकडाउन के फेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि कई इलाकों में लॉकडाउन या तो सेलेक्टिव रात का लॉकडाउन शुरू हो गया है या कर्फ्यू कुछ एक हिस्से का शुरू हो गया है। क्या हम बढ़ रहे हैं उस तरफ एक बार फिर? होता है तो बेसिकली स्प्रेड को रोकने के लिए यही होता है कि लोगों को हम किसी तरह से कंटेन करें, कंटेन जोन में रखें। ये एक तरीका है जो कि किया जाएगा जब पैनिक ज़्यादा पड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आई थिंक डॉक्टर केके ने आपको एक बड़ा आउट ऑफ बॉक्स एक बात कही है और उसने उन्होंने मेरा नाम भी लिया है। जो उन्होंने कहा ना कि प्रायोरिटी जो है ना 45% अबव, इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जा सकता है। मैं उसमें एक दो चीज और जोड़ दूँ। जैसे टीचर्स हैं हमारे, वो भी एक तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अगर आप टीचर्स को वैक्सीनेट पहले कर दें तो कई कॉलेजेस स्कूल में आपको खतरा कम हो जाता है। जी। बैंक कर्मचारी, होटल कर्मचारी,
और मैं अभी दोबारा से कह रहा हूँ कि हमारे 11,000 अस्पताल तैयार हैं इस समय। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, इसको इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो लोग पब्लिक डीलिंग या डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग में हैं, उनको अगर पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए, स्प्रेड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए, होटल इंडस्ट्री इस समय बड़े खतरे में चल रही है, एयरलाइन इंडस्ट्री खतरे में चल रही है, बैंक हुई एंड कॉलेज एंड स्कूल्स हुए। तो मेरे ख्याल से बस ये जो है ना, डॉक्टर केके ने जो बात कही है, इसमें हमें प्रबंधन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप प्राइवेट सेंटर को नंबर को आप 4 टाइम 5 टन कर दीजिए। हमने अभी एक 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिजाइन किया है भारत सरकार के बेसिस के ऊपर। हम अपने नए सेंटर पे 3 घंटे के अंदर लोगों को ट्रेन कर सकते हैं फॉर दी वैक्सीनेटर्स। जी डॉक्टर दीक्षित, क्या भारत नई वेव को देखते हुए एक लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या उसके चलते और वैक्सीनेशन साथ साथ अगर चले तो भारत कोरोना को खत्म कर सकता है? कोई और भी उपाय आपको लगता है? नहीं, वैसे तो भारत की जिस प्रकार की तैयारियां हैं और जिस तरह के एक्सपर्ट्स यहाँ पैनल पर भी हैं, और वैसे भी देश की जो सरकार जिस दिशा में स्पीड से लेके जा रही है, मुझे लगता है एक पार्ट है अवेयरनेस, जिसको और हम और आप सबको मिलकर के इसको इंक्रीज करना चाहिए, जनरल लोगों को जो, और दूसरा सरकार को लोकल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सख्ती डिफरेंट तरह की बढ़ानी चाहिए। जैसे यूपी में उन्होंने कहा कि भाई कुछ निश्चित समय के लिए उन्होंने जेल का जैसा पनिशमेंट कर दिया, या इतने घंटे के लिए आपको इस प्रकार का रहना पड़ेगा। एक शक्ति बहुत आवश्यक है। बिना शक्ति के हमारे समाज में जब लंबे समय पर ब्लास्ट भी होने लगे ना, तो बराबर में ब्लास्ट हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े समय के बाद फ्री हो जाता है। तो अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। जिस तरह से अवेयरनेस बचाव से आवश्यक है, उसी प्रकार दूसरा पक्ष जो है ना, डेली रूटीन, जैसा अभी पहले बात बोली कि हम ऐसे काम न करें जिससे हमारी वायरस को कैच करने के लिए अनावश्यक इन्फेक्शन हमारे ऊपर आना शुरू हो जाए। इसके लिए भी हमें सावधानी रखने की जरूरत होगी। और बच्चों की बात करते हैं, जहां तक छोटे बच्चों को जहां जहां स्कूल्स खुल रहे हैं, उन्हें तत्काल स्कूल्स को स्टॉप करना चाहिए। जिस प्रकार की वेव बढ़ी है, अभी जहां 5वीं 6ठी तक बेशक एग्जाम्स हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का क्रम चल रहा है, तो 10वीं और 12वीं से नीचे के स्कूल्स एकदम स्टॉप करने चाहिए। और जो एग्जामिनेशन की बात भी आ रही है, क्योंकि अभी मई में एग्जाम भी होने हैं, ये वेव को और रोकना है, तो हमें चाहे बच्चों को, ये मैं शायद पता नहीं बच्चों के किस प्रकार के भाव बन जाएगा, लेकिन प्रमोट करें या पुराने असेसमेंट के आधार से उनको आगे लेके जाएं। एग्जामिनेशंस भी हमें अगर रोकने पड़े तो हमको रोकना चाहिए। जीवन बचाना कहीं ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे कम से कम अब लोग अपने घरों में एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं कोरोना का? देखिए, लगातार हम उन उपायों के बारे में बात करते रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, यानी कि हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना कि हम क्या खा पी रहे हैं, क्या हम हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये सब चीजें हमारे इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रांग करती हैं। और खास तौर से अब त्योहारों के समय में भी हमें बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करें। जो भी त्योहार मनाएं, अंदर घरों के अंदर मनाएं, उतने ही लोगों में बनाए जो रोज घुलते मिलते हैं। लेकिन अगर हम नए लोगों में या बाहर निकल के सोसाइटी में अगर इस वक्त अब हम त्योहार मनाना शुरू कर देंगे, तो फिर से हम उसी लहर को और ज्यादा आग देंगे जो पहले ही कोरोना इतना फैल रहा है। वहीं मेरा एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि जो लोग इस वक्त एलिजिबल हैं, वो लोग एक जरूर जाकर के वैक्सीन लगवाएं। आप एक दूसरे को प्रेरित करिए। जो लोग लगवा चुके हैं वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग के मन में जो डर है, संशय है, वो दूर हो। वो लोग जाकर वैक्सीन लगवाएं। और अगर आज हम जिन लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, अगर उनके साथ हम एक यंग बंदे को भी अपॉर्चुनिटी दें कि और कम से कम आज की डेट में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये कहना गलत नहीं होगा और बेवकूफी नहीं होगी कि डरना जरूरी है, कम से कम बढ़ते आंकड़ों से ही सही, लेकिन डरे तो कोरोना से बचाव हमारा हो पाएगा। मेरे पास समय कम है, अब मैं एक सवाल आप सबसे ही कोशिश करूंगा और जल्दी जल्दी पूछने के लिए। डॉक्टर के अग्रवाल, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मैं ये देख रहा हूं कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं। ये वो जगह है जहां पर कोरोना की शुरुआत में भी ऐसे ही हाल थे, बाकी भारत का ऐसा हाल नहीं है। क्या वजह है कि महाराष्ट्र में वायरस ज्यादा म्यूटेट कर रहा है, ज्यादा फैल रहा है? एक म्यूटेशन नहीं होता, कारण होता है कि जहां पर भी सी पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों होंगे,
जहां जहाज और एरोप्लेन दोनों उतरेंगे वहां ही पर ही सबसे ज्यादा केसेस उस देश में चालू होंगे। सो भारत में सबसे ज्यादा लोग बाहर से या शिप से आते हैं या प्लेन से आते हैं, और बॉम्बे में ही ऐसा है जहां सबसे ज्यादा स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र में होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट महाराष्ट्र का, बॉम्बे का सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर में। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर में हमेशा 2 महीने के बाद आते हैं उसका पीक। तो वो दिल्ली में क्योंकि ऑलरेडी 50-60% लोगों को हो चुका है, तो महाराष्ट्र जितना बड़ा पीक शायद ना आए, लेकिन पंजाब में, यूपी के अंदर में आने की उम्मीद है जी। और पंजाब में आपको सेकंड पीक दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां तक सवाल है, इस पीक का सवाल है, ये पहले से ज्यादा केसेस आएंगे। और आप हर देश में देखेंगे एपी सेंटर जो होता है वो 1 या 2 होते हैं पूरे कंट्री में, क्योंकि ये वायरस जल्दी म्यूटेट कर जाता है। इस वक्त में जितने केसेस बढ़ेंगे तेजाई से, उतना वायरस में म्यूटेशन आएगा। सो महाराष्ट्र में आ गया, पंजाब में आ गया, इधर से किसी और स्टेट के अंदर में म्यूटेशन हो जाएगा तो वहां केसेस आ जाएंगे। सो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रैवल। सो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि पंजाब जो सेकंड स्पेस बना है, दिल्ली नहीं बना अभी तक। अगर दिल्ली में ज्यादा केसेस नहीं आते तो हम ये सोच के चलेंगे कि दिल्ली में जो खबर थी कि 56% लोगों को एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि दिल्ली के अंदर में वो हाल नहीं होगा जो बॉम्बे का होगा, लेकिन पंजाब के अंदर में वही हाल हो सकता है जो बॉम्बे में हो रहा है। चलिए डॉक्टर, हम उम्मीद करेंगे कि पूरे देश में हाल बहुत बेहतर हो। कोरोना का ये वायरस है, ये कमजोर पड़े, चाहे कितना भी म्यूटेट करे, कमजोर पड़े, और समाज कम से कम उन नियमों को मानेगा जिनकी बात आप तमाम एक्सपर्ट लगातार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डॉक्टर दीक्षित और स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।